सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की। पीस डील के बीच बढ़ते हुए टेंशन की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आज कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने खुद इस बैठक का अनुरोध किया था। ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोहा के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक बातचीत तय नहीं है। ईरान केवल एक एक्सपर्ट प्रतिनिधिमंडल दोहा भेजेगा जो एमओयू को आगे बढ़ाने और कतर में फंसी हुई ईरानी संपत्तियों को जारी करने जैसे मुद्दों पर काम करेगा। तो कतर में मीटिंग और ये जो डेलीगेशन, इसके बीच में ईरानी विदेश मंत्रालय ने ही अगर ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है तो ऐसी किसी भी मीटिंग की वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या रह जाती है? कोई मतलब नहीं है। देखिए, 3 दिन की लड़ाई चली। पहले तो 3 दिन इन दोनों ने खूब एक दूसरे के ऊपर हमले किए, मिसाइल्स दागे, ड्रोन से हमले किए। ईरान ने बहरीन और कुवैत में हमला किया, अमेरिका ने ईरान के 10 सैनिक ठिकानों को अटैक किया। ये सब लड़ाई चलती रही। उसके बाद अचानक सडनली इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब फिर बात करते हैं, लड़ाई रोक देते हैं। तो लड़ाई रोक दी गई। बातचीत जिनेवा में होनी थी, पहली बातचीत जहां हुई है, और 80 मिनट 82 मिनट की बातचीत हुई थी। और उस दिन भी बड़ी बदमजगी हुई थी। उसी दिन ट्रंप ने एक धमकी दे दी थी, तो बातचीत बीच में छोड़ करके वो लोग आ गए थे कि हम लोग आंतरिक बातचीत करेंगे। उसी बातचीत को आगे बढ़ाना था और जिनेवा में ही बातचीत होनी थी। उस समय तो जेडी वेंस मौजूद थे खुद ही जिनेवा में। ये हुआ आनन फानन में कि 3 दिन की लड़ाई के बाद मैसेज ठीक नहीं जा रहा है और फिर तेल की कीमतें प्रभावित होंगी, होर्मुज में फिर ये समस्या आ रही है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कतर में। तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग कतर में बात कर लेते हैं, तकनीकी पहलुओं पर जो बातें हैं आगे बढ़ाते हैं उसको। कल बड़ा कैटेगरिकली जो आपने कहा ना, विदेश मंत्रालय के उप विदेश मंत्री हैं अजीम गरीबाबादी, उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं होने जा रही है, इस हफ्ते हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हमारा 6 अरब डॉलर का जो फंसा हुआ है, 52,000 करोड़ रुपए का जो हमारा फ्रीज किया हुआ है, पहले उसको खोलिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये उन्होंने शर्त रख दी। अब ये तकनीकी बात होनी है। एमओयू में 60 दिन के युद्ध विराम के समय जिस एमओयू पर दस्तखत किया है पेजेस्कियान ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने, उस बातचीत को आगे बढ़ाना है। ईरान का कहना है कि आप कोर इशू छोड़ दे रहे हैं, आप परमाणु मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारी संपत्ति फ्रीज करने की, जो खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर लगी पाबंदियों को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट होर्मुज की बात करके और खोल दें, उसके बाद हमारे हाथ में क्या लेवरेज रह जाएगा। तो इसलिए ईरान बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन स्टीव विटकॉफ तो दोहा के लिए रवाना हो गए। नहीं, देखिए, वैसे भी टेक्निकल वार्ता जारी थी और ईरान का इसमें पक्ष सही है कि ये पहले से तय था। स्टीव विटकॉफ इसलिए भी जा रहे हैं कि वो चाह नहीं रहे कि ये वार्ता किसी तरीके से खत्म हो। लेकिन एक बात देख लीजिए, हमले हुए अमेरिका की तरफ से, पहले ईरान पे लगा कि आरोप हॉर्मुज में उसने किया, फिर अमेरिका ने, फिर उसने बहरीन और कुवैत पे किया। यहां पे एक चीज आप देखिए, बिलो द थ्रेशोल्ड अटैक हो रहा है। कहीं भी अटैक इस तरह का नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी एक चीज तय है कि दोबारा से हॉर्मुज क्लोजर ना हो, तेल के जो दाम थे वो फिर से बढ़े नहीं और इकोनॉमी डिसरप्ट ना हो, और डोमेस्टिक ऑडियंस के भी। और ईरान के पास भी एक बड़ा इंसेंटिव है। पहली बार उसके जितने भी फ्रोजन एसेट थे, जो अजीत जी अभी कह रहे थे, उसके अलावा उसे एक बड़ा लेवरेज हॉर्मुज का भी मिला है कि उसको वो रेगुलेट कर सकता है। तो वैसी स्थिति में आप देखते रहिए कि दोनों तरफ से ये चल रहा है कि एंड जो है तय है, अंत में रावण मरेंगे, सीता वापस आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी प्लॉट जो है ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन दोबारा से यूएस और ईरान इस बात पे दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जो अभी ये वार्ता या डील जो चल रही है इसको फेलियर की तरफ, ये जो भी चल रहा है रस्साकसी, तो ये चला कि थोड़ा बहुत टेक्निकल मामले में बहुत पेचीदा है, किसे ज्यादा लेवरेज मिले। कोई नहीं चाहेगा कि इजराइल वगैरह को जो अभी एक सेटबैक है कि वो बिल्कुल इससे बाहर हो गया है, वो इससे ना तो कतर खाड़ी देश चाह रहे हैं, ना ईरान चाह रहा है, ना अमेरिका चाह रहा है। ये सारी की सारी कवायद थोड़ा सा लेवरेज लेने के लिए हर टेक्निकल मैटर में है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की खबर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच टेंशन की भी और पाकिस्तान के हमलों की भारत ने निंदा की। और ये कोई पहली बार निंदा नहीं करा, इससे पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो भारत ने तब भी निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके पाकिस्तान के हमले को बिना किसी उकसावे के जानबूझकर किया गया हमला बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है, साथ ही यह अफगानिस्तान की संप्रभुता पर भी खतरा है। भारत ने कहा कि यह पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि 28 जून को पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के 3 इलाकों पर बम बरसाए, जिसमें 36 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से बेकसूरों पर पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है, इस पर अफगानिस्तान को भारत का साथ मिल रहा है सचिन जी। और भारत को जहां अफगानिस्तान का साथ मिला,
बेचैनी पाकिस्तान की बढ़ती है। निश्चित तौर पे देखिए, ये हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, जो वहाँ पे सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी गतिविधि की बात करता है, टीटीपी जी, उसके लोगों को जो पूर्वी अफगानिस्तान है वहाँ के प्रोविंस में वो उनका बेस है, शेल्टर है, ऐसी बातें करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो भी लोग मरे हैं क्लियरली फुटेज दिखा रहा है, वो सिविलियन मरे हैं, बच्चे मरे हैं उसमें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो तरीका है, आपने सबसे बड़ा आतंकवाद का जो अड्डा है वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बना रखा है, वहां पे आपके आतंकवादी का, तो एक अपने प्रोविंस में आप आतंकवादियों का कैंप बनाएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके बमबारी करेंगे, सिविलियंस को मारेंगे, ये कहते हुए कि तहरीके तालिबान टीटीपी जो है वो उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें कोई तारतम्यता नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये पूरा का पूरा जो आप पैटर्न देखेंगे, चाहे वो पीओके पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर में हो, चाहे बलोचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जितनी भी प्रोविंसेज हैं उस पे आप पाकिस्तानी सेना चाहे एयरफोर्स हो वो दमन कर रही है। तालिबान के साथ जहां तक बात है, भारत तालिबान का कभी समर्थक नहीं रहा, लेकिन एक जो बातें अब आ रही हैं वहां पे तालिबान एक स्टेक होल्डर है, वो चाह रहा है कि वहां पे स्टेबिलिटी आए। वैसे तौर पे भारत अपने ह्यूमैनिटेरियन और बाकी एड्स को, बाकी रिकंस्ट्रक्शन के मामले में भी, और जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो संयंत्र है वो सब जारी है, तो उसमें तालिबान, और देखिए हिस्टोरिकली अफगानिस्तान और भारत के संबंध काफी अच्छे रहे, हिस्टोरिकल रेफरेंस है। तो ये जो नई तस्वीर बदली है उसमें तालिबान का भी भारत के साथ जो एक प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग है, ये पाकिस्तान को नहीं पच रहा है कि आपको पैदा हमने किया भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए। आज जब आप स्टेक होल्डर बन रहे हैं, भारत के साथ स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, वैसी स्थिति में ये सीधी सी बात है, दमनकारी नीति है वहां की ये, और केवल ये अफगानिस्तान या सीमावर्ती इलाकों की नहीं है, ये सारे उन प्रोविंसेस की है जो पंजाबी डोमिनेटेड नहीं है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अनौपचारिक मीटिंग हुई है। अब इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, दुनिया भर में कई जगहों पर अलग अलग विषयों पर ऐसे दर्जनों कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ भी नया या खास नहीं है। जहां तक हमारी बात है, ये निजी पार्टियों की ओर से आयोजित प्राइवेट कार्यक्रम है। हमारी नजर में इनमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है। भारत सरकार की बात करें तो इन दौरों में कोई आधिकारिक भागीदारी, समर्थन या शामिल होना नहीं है। Sir, a track to India-Pakistan dialogue took place in Colombo. There are reports of other such meetings in different parts of the world as well. What do you have to say about this, sir? Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support. विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव कह रहे हैं वो जैसा बोल रहे हैं उससे वैसे ही समझ लें या कुछ और भी है? देखिए, डिप्लोमेसी में एक टर्म चलता है प्लाउजिबल डिनाइबिलिटी का। उसमें सरकारें अपने हाथ साफ रखती हैं, वो कोई सैंक्शन नहीं किया जाता इस तरह की वार्ता को। ये बात उन्होंने बताई कि इस तरह की वार्ता पूरे देश में अलग अलग मंचों पर चलती रहती है। और ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवेंट अरेंज किया था वहाँ से कोलंबो में, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी जो है IISS, ये पूरी दुनिया में इस तरह के का आयोजन करता है। ये ब्रिटेन की एक संस्था है। पहले भी बातचीत हुई है इस तरह की, कई दूसरे स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल रहे हैं। ये कोलंबो की जो वार्ता है उसमें हम लोग ठीक है डिनाई करें सरकार, हो सकता है ऑफिशियली सैंक्शन नहीं हो, लेकिन बातचीत हुई है वहां, जिसमें राम माधव शामिल थे, भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे थे, और रुचि घनश्याम थी जो भारत की एक बड़ी राजनयिक है, पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया है। और पाकिस्तान की तरफ से एक सर्विंग ऑफिसर था जो अभी सर्विंग ऑफिसर है, डायरेक्टर जनरल लेवल का ऑफिसर है, जो ऑफिसर साउथ एशिया का मामला देखता है, जो सज्जाद हैदर रजा, हमको जहाँ तक नाम ध्यान आ रहा है। फिर वो शेरी रहमान थी वहाँ, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की MP हैं। फिर एक और इस्फंदियार अली खान पटौदी थे, वो भी वहाँ बड़े अधिकारी रहे हैं, मिलिट्री के ISI में सर्विस कर चुके हैं वो। तो ये लोग बैठे, इन लोगों ने बातचीत की। ये कहा जा रहा है कि ये सिंधु जल संधि का मामला हो या और दूसरे जो बातचीत के मामले हो, ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई हैं। तो ये
इनफॉर्मल लेवल पर बातचीत हुई है। ये ट्रैक टू लेकिन डिप्लोमेसी जितने इसलिए नाम जुड़ी। आपने बोले वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे महत्वपूर्ण नाम हैं और सारे एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए नाम हैं। भाई राम माधव को लेकर, राम माधव तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अभी एक जिम्मेदारी दी गई है बेंगलुरु में, ग्रेटर बेंगलुरु का चुनाव कराने की, वो महासचिव रहे हैं, तो और वो प्रतिनिधि रहे हैं प्रधानमंत्री के कई मामलों में जो है, तो सब महत्वपूर्ण लोग हैं। इसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाली बात इसलिए जुड़ गई क्योंकि ये बातें बैकग्राउंड में पहले से चल रही थी कि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को तरजीह देना शुरू किया है, उसने जब से अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताना शुरू किया है असीम मुनीर को, और शहबाज शरीफ से ट्रंप की जब से दोस्ती बनी है, तब से ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से भारत के ऊपर एक दबाव आ रहा है कि आप एक पर्दे के पीछे से बातचीत शुरू करिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी को फिर से शुरू करिए, ताकि कुछ समय के बाद ऑफिशियल बातचीत बहाल हो सके भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक रीजनल जो अभी जिसकी बात हो रही थी अफगानिस्तान की, हम लोग भारत ने इसको सबसे ज्यादा इसी बात पर चैलेंज किया कि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। तो अमेरिका इसी रूप में देख रहा है भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को कि ये इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल पीस के लिए ये खतरा है। और दूसरी बात, एक बात डिप्लोमेसी में ये बात चल रही है हाइफनेशन की। वापस से अमेरिका भारत पाकिस्तान के हाइफनेशन वाला मामला ले आया है। वो हाइफन लगा करके भारत पाकिस्तान एक सुर में बात कर रहा है। एक सुर में क्यों करेगा भारत पाकिस्तान? वो ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, और वो भारत, वहां के दो लोग भारत में आकर के कह के गए हैं कि हम भारत को अब इतनी बड़ी ताकत नहीं बनने देना चाहते हैं, न इकोनॉमिक ताकत न मिलिट्री पावर की वो हमको चैलेंज कर सके या इस रीजन में एक बड़े ताकत के तौर पर उभर सके। ये अमेरिका के लोग कह के गए हैं, वहां के उप विदेश मंत्री और वहां के एक और सहायक विदेश मंत्री ये बात भारत में आकर के कह के गए। तो ये वो चाह रहा है रीजनल बैलेंस बने, इसके लिए वो चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिला। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है विक्रम मिस्री का, वो उनका कहना यही है कि भारत की तरफ से ऐसा कोई इवेंट कराया नहीं गया, और इस तरीके के इवेंट देश भर में और दुनिया भर में अलग अलग देशों के बीच में चलते रहते हैं। उसमें भारत की सरकार का अपना कोई से हो ऐसा जरूरी नहीं। इधर भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की खबरों का खंडन किया है। दरअसल कुछ दिन पहले अरुणाचल के ना आदिवासी समुदाय ने एलएसी के पास कथित चीनी घुसपैठ पर चिंता जताई थी। उनका दावा था कि पीएलए ने पिछले 6 सालों में उनके चारागाह, शिकार और खेती वाले इलाकों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ना वेलफेयर सोसाइटी ज्ञापन भी सौंप चुकी थी। इसमें पीएलए के कब्जे का आरोप भी है। सेना ने इन खबरों को गलत और आधारहीन बताया। भारतीय सेना ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत और बिना किसी आधार के है। तो घुसपैठ की खबर फेक है। एलएसी पर आर्मी का स्टेटमेंट आ चुका है। अरुणाचल पर चाइनीज लगातार झूठ फैला रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और ये कोई पहला मसला भी नहीं है। सज्जन जी, राहुल गांधी तो इसी अरुणाचल की तरफ वाले मसले को न जाने कितनी बार उठा चुके हैं, लेकिन केवल उनके दावे थे, उसके कोई सबूत सामने नहीं थे। नहीं, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जो अनमैन्ड एरियाज हैं वहाँ पे, अरुणाचल का हो, लद्दाख का हो, जहाँ पे जो आउटपोस्ट होती है वो लोग अक्सर गश्ती करते हैं, और गश्ती करने में कई बार तो ये होता है कि आप 10 मीटर बढ़ गए और उधर से 10 मीटर बढ़ गए, फिर कभी होता है पीछे भी आते हैं, वैसी वाली स्थिति होती है। वैसे में एक बड़ा एरिया कैप्चर हो गया है, ये बात आर्मी जब डिनाई कर रही है तो उसको विश्वास करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत कुछ 1 मीटर आगे पीछे ये भारत वाले लोग भी उधर जाते हैं, तो उधर चाइना की तरफ से ये बातें आती हैं कि आपके, और उसमें एक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ये है कि सैनिकों के स्तर पे एक वार्ता होती है, अफसर्स के लेवल पे रिजॉल्व होता है। तो एक बड़े तौर पे ये कोई ऐसी घटना हुई है तो आर्मी का इस तरीके से आना एक क्रेडिबल स्टेटमेंट है। आधारहीन खबरें हैं ये, इसका कोई आधार नहीं है, ये सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया है।